हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हमारा यह डेडिकेटेड वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम मैथ्स यानी कि गणित के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एसएससी के पिछले परीक्षाओं में बार बार कई बार रिपीट हुए हैं। सारे ही हमारे एसएससी के प्रीवियस पेपर्स का टेस्ट रहने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आप कॉपी पेन लेकर पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा एसएससी स्पेशल गणित के प्रीवियस ईयर का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 और अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देख लेना। आज हम यहाँ पे टॉप 10 एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप अपना कॉपी पेन लेकर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यदि इस समय कॉपी पेन अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा। तो देखो, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल और अमाउंट वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हमारा मूलधन कितना है। ओके, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यदि मैं इस मेथड को यूज़ करूँगा प्रिंसिपल रेशो अमाउंट वाले का, तो हमको ये जो दर है इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना होगा। इसको मैं 8/100 लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मैं इसको 2/25 लिख सकता हूँ। अब ये जो 25 नीचे बेस में है ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल का रेशो हो गया 25। और अमाउंट का रेशो क्या होगा, इस 25 के ऊपर जितनी संख्या है 2 है तो ये हम इसमें जोड़ देंगे। तो 27 जो है यह है आपके अमाउंट का रेशो हो गया। ओके, अब देखो, आपको बोला है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमें 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 27 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ये आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। ये आपका जो है अमाउंट यानी कि मिश्रधन का अनुपात बन गया। अब एक्चुअल में आपको मिश्रधन दे रखा है 2916 रुपये। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो 729 है ये भी आपका मिश्रधन है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2916 दे रखी है। तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। क्या सभी को इतना स्टेप समझ में आया है। अब देखो, इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इस 4 को मैं 625 में गुणा करूँगा तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। पहले हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो इस 4 को 625 में हमने गुणा कर दिया तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, इस सभी को मैं रफ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली रफ नहीं करते, यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो, 625 गुणा 4, ये क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल आ गया। ओके, हमको ब्याज निकालना है तो ब्याज क्या होता है, ये हो गया हमारा मूलधन। मूलधन गुणा दर हमारी 9% है, समय हमारा 3 वर्ष है और भाग हमको किससे करना है, 100 से करना है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यहाँ से हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो देखो, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौके 100 और 25 से ये पूरा 25 बार में कट गया। ये 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो गया। 25 निम में कितना होता है भाई, 25 निम में होता है 225 और फिर 225 को हम 3 से भी गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, 5 तिया 15, हासिल 1। आपका यहाँ पे 675 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है मैंने कैसे किया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है भाई। पिछले तीनों सेशन हमारे आसान लेवल थे, जो सभी ने बोला, कमेंट किया कि थोड़ा लेवल बढ़ाएं, तो आज हमने लेवल बढ़ाया है आपकी डिमांड पर। देखो, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं।
तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। तो देखो, मैंने माना पहले प्रकार का द्रव जो है वो कितना है, यहाँ पे करेंगे कि जो पहले प्रकार का द्रव है वो 100 है और दूसरे प्रकार का द्रव भी 100 है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 20% जल है पहले वाले में और दूसरे वाले में 35% जल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले प्रकार के द्रव में हमने 10 अंश लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने 10 लिख दिया और दूसरे प्रकार के द्रव में हमने 4 अंश लिया, तो यहाँ पर हमने 4 और लिख दिया। यानी कि टोटल जो हमारा मिश्रण है वो कितना है, हमने 14 लिया है। समझ में आया सभी को। अब देखो, हमने 10 तो मिश्रण लिया पहले का, ठीक है, इस 100 में से हमने 10 तो लिया, बट आपको पता है कि इस द्रव का 20% क्या है, जल है। तो इस 10 का भी 20% निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको जल का प्रतिशत निकालना है। तो इस 10 का 20% कितना होगा भाई, 2 हो गया। ओके, तो पहले वाले केस में जल हमारा 2 है, प्लस दूसरे वाले में से उसने क्या किया है, 4 अंश लिया है और दूसरे अंश में जल कितना प्रतिशत है, 35% है। तो इस 4 में भी 35% आपका जल होगा। ओके, तो देखो 5 सत्ते 35, 5 से आपका 20 बार में कट गया, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 7/5। अब प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है, गुणा में 100 कर देना है। क्या सभी को इतना स्टेप समझ में आया है। नीचे हमारी टोटल वैल्यू आ गई है ना, टोटल हमारा मिश्रण है, इसमें से हमको ये जल जो है उसका प्रतिशत निकालना है कि ये जो मिश्रण है इसमें ये जल कितना प्रतिशत है। समझ गए अब। अच्छा, अब देखो 5 दूनी 10 और 1 7, 17/5 हो जाएगा। ऊपर हो गया आपका 17/5। तो इसको मैं सभी को रफ कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको रफ करने के बाद यहाँ पे आपका बन गया 17/5 गुणा में कितना है आपका, द्रव कितना था, 14, मिश्रण 14 था, इंटू हम किससे करेंगे, 100 से कर देंगे। क्या सभी को ये स्टेप समझ में आया। तो देखो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 हो गया, 2 सत्ते 14 और 2 दहा में 20, 170/7, 170/7। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14 सही 2 24, ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। 24 सही 2/7%। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमने कैसे सोल्व किया ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर यात्रा करने में नौका कितना समय लेगी। तो देखो टाइम निकालना है हमको। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब धारा और नाव वाले चैप्टर में क्या होता है, डिस्टेंस तो हमारा 100 रहेगा और जो स्पीड है अगर वो धारा की दिशा में जा रही है, धारा की गति के साथ जा रही है, तो दोनों की दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं। तो एक स्पीड आपकी 20 है, एक स्पीड आपकी 5 किलोमीटर है, तो ये जुड़ के 25 हो जाएंगी। अब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टाइम, 4 घंटे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। कभी भी धारा वाले चैप्टर में क्या होता है कि यदि हमारी नाव धारा की गति के साथ जा रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, जबकि ट्रेन वाले में अगर दोनों की स्पीड सेम हो, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इसका उल्टा हो जाता है आपका नाव वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। 2 रेलगाड़ियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं। ओके, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब लंबाई निकालनी है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है जी।
अब देखो यहाँ पे क्या केस हुआ कि ये समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा में चलने के बाद हमारी जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है ट्रेन वाले चैप्टर में। तो देखो स्पीड क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस हो गई ना 60 में 70। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमारी जो लेंथ आई है वो आपकी मीटर में है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, तो इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये पूरा की पूरा क्या है, ये आपकी स्पीड है मीटर प्रति सेकंड में। ओके, अब देखो मीटर प्रति सेकंड में होता है, यहाँ पर तो 42 सेकंड है टाइम, यहाँ पर 2 मिनट है, तो इस 2 मिनट को भी सेकंड में बदल लो। 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं और 42 सेकंड आपका ये है, इसमें 42 सेकंड भी जोड़ दो, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम जो हो गया वो आपका हो गया 162। तो देखो स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? 18 से कैंसिल करो, 18 नी में 162, 9 5 45 और 45 गुणा 10 कितना होता है, 450 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देना है। एक कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लिया करो। ए क्या कर रहा है, 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो ये 4 इधर जाके 10 से गुणा हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ऐसे ही देखो अगला केस ले लो, बी किसी कार्य के क्या कह रहा है कि 1/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है, तो ये 3 इधर जाके 20 में मल्टीप्लाई होगा, तो बी किसी पूरे काम को 60 दिन में करेगा। ठीक है, ये 1/4 भाग था, हमने 4 से इधर गुणा कर दिया, तो पूरे काम को 40 दिन में कर रहा है ए, और बी पूरे काम को 60 दिन में कर रहा है। आपसे बोला है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अब तो आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा, 4 तिया 12 और 60 दूनी 12, 120। ठीक है, ये 3 और 2 क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमको समय निकालना है, वर्क हमारा 120 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोनों मिलकर काम को 24 दिन में करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। और इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 था। ये 18 साल पहले है, माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 18 साल पहले ए और बी की रेशो का अनुपात था 8:13। वर्तमान में है 5:7। वर्तमान में कितना रेशो है, 5:7 है। ओके, अब देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, ए की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या रेशो में डिफरेंस समान है, क्योंकि दोनों की ही 18-18 साल बड़ी होगी, है ना, तो रेशो में अंतर हमेशा समान होता है। यदि रेशो में अंतर समान नहीं है तो हमको अंतर समान करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, यहाँ पे आपका 6 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 3 का है, तो अंतर समान नहीं है रेशो में। अब रेशो में अंतर समान करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका डिफरेंस कितना है, 2 है, इसका डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों के डिफरेंस को एक दूसरे से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका बनेगा 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 रेशो में। यहाँ पे आपको बनेगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 रेशो में। ओके,
यहाँ पे 5 पंजे 25 बनेगा, सॉरी। क्या सभी को समझ में आया इतना? तो देखो अब इनका रेशो में डिफरेंस समान आ गया ना, नौ का अंतर है सभी में, ठीक है। अब आपको इसको भूल जाना है, इसका आपका कोई भी अब काम नहीं है। आपका नया रेशो ये बना है। तो देखो रेशो में डिफरेंस कितने का है? 9 का है ना। और हमारा वर्षों में डिफरेंस कितने का है? 18 वर्षों का है। 9 की वैल्यू 18 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। अब 1 अनुपात की वैल्यू 2 के बराबर है, हमको बतानी है ए की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का रेशो कितना है? 25 है। तो 2 को आपको 25 से गुणा कर देना है, 50 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 7। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात क्या होगा? क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y, इनका जो योग है, ठीक है, और इनके अंतर का 3 गुना है। x माइनस वाई का 3 गुना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 3 लिख लिया, ठीक है जी। x माइनस वाई का 3 गुना क्या है? उनका योग है। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपका बनेगा 3x प्लस 3y बराबर x माइनस वाई। तो यहाँ से x और x इधर जाके क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, है ना। और 3y इधर जाके ये माइनस का y है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 4y हो जाएगा। इसको और कैंसिल कर लेते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे आपका 2 दूनी 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x रेशो y कितना होगा? 2:1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। 1:2 मत करना भाई, क्योंकि आपको पता है ये x गुणा 1 है, ना कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8 कि वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, उसको 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए जाएं तो 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य था 5,000 रुपये, ठीक है, उस पर 20% की छूट पर उसने खरीदा है। 5,000 का 20% कितना होगा? 1,000 होगा, ठीक है। 1,000 की उसने छूट पर खरीदा, यानी कि उसने वो वस्तु 4,000 में खरीदी है, समझ गए। 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? 4,200 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। आपको बोला है कि ये 4,200 रुपये पर अगर मैं 15% का लाभ कमाऊं तो मैं उसको कितने की बेचूंगा? क्योंकि 15% का लाभ है तो इसको मैं 115 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। और इसको 100 से हम भाग कर देंगे, परसेंटेज इसका जो है वो नीचे आ जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा कि 4,200 रुपये की वस्तु को 15% लाभ कमाने के बाद हम कितने में बेचेंगे। जीरो से आपकी जीरो कैंसिल, 115 को अगर आप 42 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 4830। 4830। उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, 115 को आपको 42 से गुणा करना होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रामबाण ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो हर एक बार एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं घूम फिर के एसएससी में आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर 2017 में आया था सीपीओ एसआई में, और ये आपके सीजीएल में भी आ चुका है, सीएचएसएल एमटीएस में भी आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कोई भी, तो आपको क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस ले लेना है, जो कि कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। और बढ़कर कितने किलोग्राम हो गया,
या फिर घटकर कितना किलोग्राम हो गया रुपए में, वो आपको नीचे लिख लेना है 70। ठीक है, और प्रतिशत में बोला है तो 100 से आपको गुणा कर देना है। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? इतना आपको करना है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने दिखे तो आपको सबसे पहले उनके बीच का अंतर लेना है। अब यहाँ पर बढ़कर इतना हुआ है 70, आपने नीचे ले लिया। यदि आपका घटकर 50 हो गया होता तो आप 50 को नीचे लिख लेते और गुणा आपने 100 कर देना है। 0 से आपकी 0 कट गई। 100 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो कितना बनेगा? 7 एकम 7, ओके, 2 3 0 7 चौके 28। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 14.28। 14.28 बिल्कुल आपका सही आंसर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? लास्ट है। इसका आंसर मुझे बताना है आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। एसएससी सीपीओ 2017 में आया है क्वेश्चन। तो देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला दे रखा है। इसका फॉर्मूला एक क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये इसका फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा के उसने क्या किया, इसके नीचे शिफ्ट कर दिया है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ गया है ना। तो यहाँ पर देखो, तो इससे आपका ये कट जाएगा, आपका बचा क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? एक्चुअली ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये दोनों आपकी चीज़ें हो गई। आपका क्या बच गया? बराबर में ए माइनस बी बच गया। आपको क्या करना है? सिंपल ए माइनस बी कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 आपका ए है और 0.1 आपका बी है। तो यहाँ पे 0.4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये भी सवाल सभी लोग समझ पाए हो? बस यहाँ पर आपका फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ओके। तो गाइज ये था आज का सेशन। बताना आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। नहीं तो आपने अपनी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।